तो हेलो गाइज, कैसे हो? आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की स्टोरी का। आज की हमारी यह कहानी आरुषि जी ने हमें भेजी है, तो थैंक यू सो मच आरुषि। तो साथ ही कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यदि आपके पास भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो और आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट करके अपनी कहानियाँ आप भेज दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो यह बात 2008 की है। उस समय पढ़ने के लिए अपने मामा के यहाँ देहरादून गई हुई थी। हालांकि वैसे तो मेरे गांव पर भी सब ठीक था, लेकिन यहाँ गांव पर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम थी। क्योंकि एक बात तो ऐसी थी कि गांव के नज़दीक कोई भी प्राइवेट स्कूल उस समय नहीं हुआ करते थे, और एक प्राइमरी सरकारी स्कूल भी था, तो वो हमारे गाँव से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। तो इसीलिए मेरी मम्मी मेरे मामा के यहाँ देहरादून मुझे पढ़ने के लिए भेज दी। तो 2008 में मैं जैसे ही उस साल अपने मामा के यहाँ देहरादून पहुँची, मेरे मामा जी ही 3 से 4 दिनों के बाद ही मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिए। उसी स्कूल में मेरे मामा के दोनों लड़के भी पढ़ते थे। खैर, स्कूल बहुत अच्छा था और मेरा मन भी धीरे धीरे लगने लगा। मैं स्कूल जाने और आने भी लगी। लेकिन जैसे ही 5 से 6 दिन बीते, मैं जब भी स्कूल से अपने घर आती, शाम को मेरा सिर ना जाने क्यों भारी भारी सा लगने लगा था। साथ ही जब भी खाना वगैरह खाकर अपने बेडरूम में अकेले सोने जाती, 10 से 11 बजे के करीब मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे, और वे सपने काफ़ी डरावने थे। उस सपने में मुझे एक औरत दिखाई देती थी जो एक काले लिबास पहनी होती, और ऐसा लगता वो मेरे कमरे में बैठकर मुझे ही घूर रही हो। और उस सपने में मुझे उस औरत के गोद में एक लड़का भी दिखाई देता था जो हमेशा रोता था। हालांकि पहली बार तो मैं इन सब घटनाओं को अपना वहम ही मानी। मैं सोची कि हो सकता है मेरा यह वहम होगा, और वैसे भी मैं यहाँ अभी नई नई आई हूँ, तो ये सब घटनाएं होना लाजमी है। लेकिन यह मेरा वहम नहीं था। देखते देखते समय 10 से 12 दिन गुजर गए, और यह सब डरावने सपने आज भी मुझे दिखाई दे रहे थे। खैर, जैसे जैसे समय बीतता गया, अब तो कुछ ज़्यादा ही हद हो चली थी। अब तो वह औरत जो आज तक मुझे सपने में ही दिखाई देती थी, अब मेरे कमरे में ही दिखाई देने लगी। वह मेरे कमरे के कोने में खड़े होकर सीधे मुझे ही घूरती जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हद तो तब हो गई। देर रात को मेरा चादर नीचे खिसक कर बेड के नीचे गिर जाता, और जब मैं उठकर इन सब घटनाओं को देखती, मुझे वही औरत दिखाई देती जो एक कोने में खड़े होकर सीधे मुझे ही घूरती जाती। खैर, मैं इन सब घटनाओं का बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मेरी तबीयत भी दिन पर दिन ख़राब होने लगी थी। उस रात के बाद जैसे ही सुबह हुआ और मैं अपने मामी को इस सब घटनाओं के बारे में बताई, वे मेरी बातें पर विश्वास नहीं की, और ऊपर से वे मुझे ही उस दिन डांटने लगी। कहने लगी, यह शायद तुम्हारा वहम होगा, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इन सब घटनाओं को मैं अपने मामा को भी बताई, लेकिन वे भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किए। लेकिन वे शायद नहीं जानते थे, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, इनमें उनका भी कोई दोष नहीं था। अब जाहिर से बात है कि इन सब घटनाओं को भला कौन मानता है, और वैसे भी उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो उन सब घटनाओं और उन सब बातों से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही 20 से 25 दिन बीते, ये सब घटनाएं जो आज से पहले मेरे साथ हो रही थी और वे सपने मुझे दिखाई दे रहे थे, वे अब आना बंद हो चुके थे। साथ ही वे औरत भी मुझे अब दिखाई नहीं देती थी। लेकिन यह सब घटनाएं ही रुकने वाली नहीं थी। उस समय यही 9 बज रहे थे, और मैं और मेरे मामा के दोनों लड़के और मामा जी शाम के 9 बजे के करीब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मेरी मामी उस समय शायद किचन में कुछ काम कर रही थी, शायद खाना बना रही थी या बर्तन धो रही थी। लेकिन जैसे ही 2 से 3 मिनट बीते, तभी किचन से मेरी मामी की एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। उनकी चीख बहुत डरावनी और काफ़ी तेज़ थी। मेरे मामा उसी समय खाना छोड़कर उठे और किचन की ओर दौड़े। हम भी जब उनके पीछे दौड़े, और जब उस शाम हम किचन में गए, तो हमने देखा मेरी मामी बेसुध अवस्था में किचन के फर्श पर नीचे पड़ी है। तो मामा जी जैसे ही मेरी मामी को बेहोश अवस्था में देखे, वे दौड़े और उनको अपने गोद में उठाकर पूछने लगे, लेकिन वे बेहोश हो चुकी थी। मामा किचन से पानी उठाए और उनके चेहरे पर छींटे मारे, और कुछ ही देर में उनको होश आ गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मामी नॉर्मल तो हो चुकी थी, लेकिन वो शांत बैठी थी, ना ही कुछ बोल रही थी और ना ही मेरी मामा की बातें सुन रही थी। मामा यहाँ तक 2 से 3 बार तक उनसे पूछे,
आखिर तुमने यहाँ क्या देख लिया और तुम यहाँ कैसे बेहोश हो गई? मामा के लाख पूछने पर भी मेरी मामी उस शाम मामा को कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। वे काफ़ी डरी हुई लग रही थी। शायद उस शाम वो किचन में बहुत भयानक चीज़ देख ली थी। खैर मामा चौथी बार उनसे जब पूछे कि आखिर तुमने यहाँ क्या देख लिया और तुम यहाँ किसे देखकर चिल्ला उठी, तो उस रात मेरी मामी हमें जो बताई उसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए। तो उस समय मैं किचन में बर्तन साफ़ कर रही थी और जैसे ही कुछ बर्तन साफ़ करके मैं उन बर्तनों को किचन के छज्जी पर रखने के लिए ऊपर रखी ही थी कि मुझे उसी छज्जी पर एक औरत दिखाई दी जो काफ़ी काली और काफ़ी डरावनी थी। और वह इतना डरावनी थी कि मैं उसे देखकर वहीं एक चीख के साथ वहीं बेहोश पड़ गई और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं कि वह औरत कहाँ गई और मेरे साथ क्या हुआ। हालांकि इन सब घटनाओं को सुनकर और उस औरत की बातों को सुनकर मेरे मामा जी भी उस शाम बहुत डर गए थे। वे भी समझ गए कि ज़रूर हमारे घर में कुछ बुरी शक्ति आ गई है। उस शाम मेरे मामा और मामी को भी मेरी कही गई बातें याद आ ही गई, जो आज से 20 से 25 दिन पहले मैंने अपने मामा और मामी को भी कही थी, जिन बातों पर वे लोग बिल्कुल भी मेरा विश्वास नहीं किए। लेकिन उस शाम मैं अपने मामी की बातों को सुनकर यह तो समझ ही गई थी कि यह वही औरत है जो कुछ दिन पहले मेरे सपने में दिखाई देती थी और फिर मेरे कमरे में दिखाई देती थी। हालांकि उस दिन के बाद धीरे धीरे इन घटनाओं को हम भूलने लगे और मेरे मामा मामी भी इन सब घटनाओं को भूलने लगे और अपनी ज़िंदगी में फिर से जीने की नई शुरुआत करने लगे। लेकिन यह सब घटनाएं यहीं रुकने वाली नहीं थी। वह चुड़ैल जो हमारे घर में थी वह अभी भी वहीं थी और वह शायद कुछ दिनों के लिए हमारे ही घर में चुपचाप रह रही थी। लेकिन उस किचन वाले घटना के ठीक 7 दिनों के बाद जो हमारे साथ हुआ वह हम सपने में भी कभी नहीं भूल सकते। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे। मेरी मामी उस समय घर में पोछा लगा रही थी और मैं स्कूल जाने के लिए तैयारी हो रही थी कि तभी मेरी मामी पोछा लगाकर उठी और सीधे ही मेरे मामा के रूम में चली गई। वहाँ मेरे मामा डिप्टी जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। उसी समय मेरी मामी उनके गला दबाकर उन्हें नीचे गिरा दी और उन्हें गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगी। तो उस समय जब मैं उस रूम में पहुँची तो मैं देखी उस समय मेरे मामा मेरे मामी को कुर्सी में बांधे थे और वो बहुत चिल्ला रहे थे। साथ ही वह मेरे मामा जी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दे रही थी। उनकी आवाज़ बदली थी, मानो उस दिन उनके अंदर कोई और ही घुसा हो। वो काफ़ी डरावनी लग रही थी और उस दिन उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। मेरे मामा समझ गए कि यह वही औरत है जो मेरी पत्नी में घुस गई है और यही मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। उसी समय अपने मोटरसाइकिल से पासी के मठ पर चले गए और उस दिन वहाँ से एक बाबा को लेकर आए। तो उस दिन जब ये बाबा मेरे मामी को देखे, ये बोले यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह रक्त पिशाचिनी चुड़ैल है जो सबसे पहले तुम्हारी भांजी के पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आई और फिर यह तुम्हारी पत्नी पर आ गई। यह तुमने सही किया कि आज तुम सही समय पर मुझे यहाँ लेते आए, वरना कुछ ही दिनों में तुम्हारी पत्नी को मार देती और अपने साथ ले जाती। हालांकि इन सब घटनाओं का कारण वे बाबा जी तो हमें नहीं बताया, लेकिन वे इतना बताया कि यह चुड़ैल एक पेड़ पर रहती थी जो तुम्हारे भांजी के शरीर से होते हुए यह तुम्हारे पत्नी के शरीर में आ गई। खैर, आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और इसे उसी पेड़ पर छोड़ दूँगा। यह उसी पेड़ पर रहती है। खैर, उस दिन मेरे बाबा जी मुझे और मेरे मामी को कुछ ताबीज़ दिया और उसके बाद मेरी मामी धीरे धीरे ठीक हो गई। इसके बाद ना तो वह मुझे मेरे मामी को कभी दिखी और ना ही मुझे कभी वह दिखी। हालांकि उस दिन वे बाबा जी जिस पेड़ के बारे में हमें बताए थे और जिस पेड़ पर वह चुड़ैल रहती थी और मेरे साथ वह मेरे घर तक आ गई थी, वह पेड़ आज भी मेरे स्कूल के पास है और उसे हमारे यहाँ एक भूतिया पेड़ माना जाता है। तो कहा जाता है कि अकेले में यदि कोई औरत या कोई लड़की इस पेड़ से होकर गुजरे, उस पर रहने वाली कुछ चुड़ैलें उसके पीछे लगते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और उसके साथ बहुत बुरा भी होता है। वह तो भगवान का शुक्र है कि उस दिन हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, वरना बहुत बुरा भी हो सकता था। तो दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे हम कभी नहीं देख सकते, लेकिन वे हमें देखती रहती है और ना जाने कब हमारे पीछे लगते हुए हमारे घर तक आ जाए। तो खैर, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और हाँ, आपके पास भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं और जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।